आप सभी का फिर से स्वागत है एनोनिमस गाइड आईएएस के एक नए वीडियो लेक्चर पर। ठीक है। लास्ट डे हम लोगों ने 1909 एक्ट कंप्लीट कर लिया था, लेकिन लेकिन मेंस पर्सपेक्टिव से थोड़ा बाकी रह गया था। जो सिग्निफिकेंस है वो एक बार देख लेंगे, ड्रॉबैक्स, ये दो चीज हम लोगों का बाकी रह गया था, तो इसको थोड़ा फास्ट देख लेते हैं। इसके बाद 1919 एक्ट को हम लोग इसके बाद देखेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ 1909 और 1919 खत्म हो जाएगा। ओके, सो आते हैं फिर सिग्निफिकेंस पे। सिग्निफिकेंस ऑफ 1909 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1909। तो आप लोग खुद ही बता सकते हैं कि क्या क्या सिग्निफिकेंस है बेस्ड ऑन द प्रोविजंस। तो जो सबसे बड़ा जो चीज हुआ है 1909 एक्ट में, वो ये है कि द रिप्रेजेंटेशन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ Indians in the legislative councils both central and provincial, increased significantly। ठीक है, तो इंडियंस को जो इंक्लूड किया जाएगा ये सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गया। ओके, ये सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ, हालांकि फिर भी नाम के वास्ते वो हम ड्रॉबैक्स में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग सिग्निफिकेंस देख रहे हैं। तो हाँ, ऑन पेपर इंडियंस का जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत हद तक इंक्रीज हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट, this act provided for the non-official majority in the provinces ठीक है, नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी इन द provinces, thus uh, allowing for a greater check on the executive। सही है, ठीक है, नेक्स्ट, फॉर द फर्स्ट टाइम, इसको ऐसे करके लिख लेते हैं, it laid the foundation for a parliamentary system, है ना, पार्लियामेंट्री सिस्टम के लिए फाउंडेशन, it introduced as it introduced um, the electoral practices in India for the first time। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम इलेक्शन जैसा कुछ होने वाला था। देखिए 1892 में भी एक इनडायरेक्ट 1892 में भी एक इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात कही गई थी, लेकिन उसमें सिर्फ जो जमींदार है और यूनिवर्सिटीज के जो टीचर्स वगैरह है, और या स्टाफ है, ऑफिसर्स है यूनिवर्सिटीज में, स्टाफ मतलब जो हायर स्टाफ है, मतलब प्रोफेसर्स वगैरह, वो सब एडुकेटेड है ना, तो इसलिए, और कैपिटलिस्ट मतलब चेंबर ऑफ कॉमर्स, ये सब दे पाते थे, ये सब एक्चुअली नॉमिनेट करते थे, तो ये एक्चुअली नॉमिनेट करते थे अपने हिसाब से। तो ये इलेक्शन जैसा था, लेकिन इलेक्शन था नहीं। मोर ओवर 1892 एक्ट में इलेक्शन वर्ड यूज नहीं किया गया था, इलेक्शन इलेक्शन का नाम यूज नहीं किया गया था, ये लोग नॉमिनेट करते थे। ठीक है, ये लोग नॉमिनेट करते थे। जैसे कि मान लीजिए
अभी क्या होता है, मान लीजिए इंडिया में कोई भी पार्टी है, कांग्रेस हो गया या बीजेपी हो गया, कोई भी हो पार्टी है, तो यहाँ का जो भी लीडर है, यहाँ पर मान लीजिए 1000 मेंबर्स हैं, यहाँ पर भी मान लीजिए 1000 मेंबर्स हैं, पार्टी के 1000 मेंबर्स हैं, ठीक है? तो अब क्या होता है, अब यहाँ पर जो पार्टी जो एक प्राइम मिनिस्टर मान लीजिए, ये लोग अभी लोकसभा इलेक्शन के लिए खड़े होंगे और एक प्राइम मिनिस्टर फेस इनके लिए भी चाहिए और इनके लिए भी चाहिए। अब जो भी ये प्राइम मिनिस्टर फेस बनाएँगे, क्या वो पार्टी में इलेक्शन करा के बनाते हैं? नहीं। क्या होता है कि पार्टी का जो हाई कमांड है, जो पीक जो शीर्ष पर बैठे हुए जो नेता है, वो लोग अपने में या पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं में जिनमें भी वो पोटेंशियल देखते हैं, वो नॉमिनेट करते हैं। वो नॉमिनेट करते हैं कि हाँ, हमारे तरफ से ये पार्टी कहने का हेड या लीडर या प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होगा। अंदर में इलेक्शन नहीं होता है, ठीक है? तो उसको कहते हैं नॉमिनेट, ओके? तो लेकिन अमेरिका में जैसे आप अगर देखें यूएसए में, तो वहाँ पर जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स है कोई भी पार्टी, तो उनमें इलेक्शंस होता है। वहाँ पर उनमें इलेक्शंस होता है। तो पार्टी के जो मेंबर्स है, वो इलेक्शन करते हैं, वो वोट देते हैं, ठीक है? फिर अंत में जाके पार्टी अपना एक उम्मीदवार खड़ा करती है, वो पूरा इलेक्शन प्रोसेस से होता है, मतलब इंटरनल इलेक्शन, इंटरनल पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी। और यहाँ पर क्या है, इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है? यहाँ पर इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। पार्टीज़ के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, पार्टीज़ क्या करती है कि कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करती है, कौन नॉमिनेट करता है? जो पार्टी के हाई कमांड, शीर्ष पर जो बैठे हुए नेता वो है। तो कई बार क्या होता है कि इससे कहा जाता है, वो हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है? अभी तो ज़रूरी नहीं है, इसमें ज़रूरी नहीं है, बट बाद में देखेंगे कि यहाँ पर जो पार्टी में जो हाई कमांड है, ये अपने हिसाब से जो लीडर्स है, लेकिन कोई मान लीजिए ग्राउंड वर्कर है, ये अगर चाहे भी ना, तो ये इतना ऊपर नहीं जा सकता। ये इतना ऊपर नहीं जा सकता। ये यूएसए में भी है, ऐसा नहीं है कि यूएसए में ऐसा नहीं है। अ, वहाँ पर भी देखिए वोट अ, लाना ना बहुत कॉस्टली अफ़ेयर होता है। ठीक है? वो इलेक्शन में खड़ा होना, ये सब बहुत ही कॉस्टली अफ़ेयर होता है। तो आप देखेंगे वहाँ पर भी जो भी नेता खड़े होते हैं इलेक्शन में, उनके पीछे या तो वो खुद बहुत पैसे वाले बैकग्राउंड से होते हैं, या उनके पीछे बहुत बड़ी कॉर्पोरेट लॉबी खड़ी रहती है। ठीक है? जो भी प्रेसिडेंट बना है, तो वो होना चाहिए। वो हर डेमोक्रेसी का ये एक नीड बन गया है, जो बड़े-बड़े डेमोक्रेसीज़ हैं। ठीक है? यूरोप में जो डेमोक्रेसीज़ है वो बहुत छोटे-छोटे हैं। मतलब अगर मैं फ्रांस, जर्मनी ये सब को छोड़ दूँ, इटली, तो जो छोटे-छोटे हैं फ़िनलैंड वगैरह, स्वीडन, ये सब बहुत छोटे-छोटे डेमोक्रेसी, मतलब छोटे-छोटे इन द सेंस कि जनसंख्या कम है, पॉपुलेशन एक जैसी है। पॉपुलेशन में हर कोई फिनिश, स्वीडन में हर कोई स्वीडिश, ठीक है? तो ऐसा इंडिया में नहीं है। यूएसए में भी ऐसा नहीं है। यूएसए में डाइवर्सिटी है, इंडिया में डाइवर्सिटी है। इंडिया में तो बहुत ज़्यादा ही डाइवर्सिटी है, खैर वो तो अलग बात है। लेकिन यूएसए में भी रिच, पुअर, फिर आपका ब्लैक्स, व्हाइट्स में भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं। फिर वहाँ पर इमिग्रेंट्स का अलग से है, एशियन इमिग्रेंट्स, फिर अफ्रीकन इमिग्रेंट्स, बहुत सारा मेक्सिकन का भी प्रॉब्लम है। तो वहाँ पर इश्यूज़ है, बहुत सारे इश्यूज़ में यूएसए इंटरनली फेस करता है। ऐसा नहीं है कि यूएसए में इंटरनली कोई इश्यू नहीं है। हाँ, इंडिया जैसा डाइवर्सिटी तो किसी और देश में मिलना पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए इंडिया में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। आप देखेंगे कि इंडिया को मैनेज करना भी एक बहुत बड़ा बात है, ठीक है? तो यही है चीज़ कि इंटरनली पार्टीज़ में और डेमोक्रेसी इन इसलिए कहते हैं ना कि इंडिया में पार्टीज़ के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। आप देखेंगे कि कई बार हम लोग कहते हैं कि डायनास्टिक पॉलिटिक्स इंडिया में चलता है। ये सब हम लोग पढ़ेंगे बाद में, ठीक है? कि मान लीजिए कि जो पिताजी है, उन्होंने पार्टी स्टार्ट किया है, फिर उनके बेटे या बेटी वो लोग लीडर बन जाते हैं, वो लोग ऑटोमैटिकली लीडर बन जाते हैं। अगर आपके इंडिया में क्या होता है, अगर आपके पिताजी बहुत बड़े नेता है, तो आप ऑटोमैटिकली नेता बन जाएँगे। आपको यूपीएससी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आप ऑटोमैटिकली बन जाएगा। लेकिन अगर आप सोचें कि हाँ, मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं पॉलिटिक्स जॉइन करके देश को थोड़ा बेहतर करना चाहता हूँ और मुझ में वो काबिलियत है, और अगर आप कोई पार्टी जॉइन करते हैं, तो शायद ही आप कभी मिनिस्टर लेवल या चीफ मिनिस्टर तो छोड़ ही दीजिए, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर वो सब तो छोड़ ही दीजिए। आप मिनिस्टर तक भी बनेंगे या नहीं अपने लाइफ टाइम में, वो भी अ, मतलब बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम होगा। हाँ, अगर आप में वो कैपेबिलिटी है, आप बहुत बड़े ओरेटर वगैरह, आप लिंक्स, नेटवर्क बना सकते हैं कॉर्पोरेट्स के साथ, तो अलग बात है। जितने भी पार्टी लीडर्स हैं, हर किसी का बहुत बड़ा-बड़ा नेटवर्क होता है, ठीक है? तो अ, डेमोक्रेसी में एक चीज़ है कि एक मैं लेख पढ़ रहा था,
तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि चाइना में क्या होता है कि जो पॉलिटिक्स है वो मनी को ड्राइव करता है, मतलब जो पावर है वो मनी को ड्राइव करता है, और इंडिया यूएसए यहाँ पर मनी जो है वो पावर को लाती है। ठीक है, जिस पार्टी मतलब जो कैंडिडेट ज्यादा, जैसे कि एक बात है कि जब पीएम मोदी और लाल कृष्ण आडवाणी जी, 2014 की बात है, इनमें एक था कि इनमें से कौन प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होगा, तो बीजेपी में एक फिर बात चली कि जो पार्टी के लिए ज्यादा चंदा इकट्ठा कर पाएगा उसको प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बना दिया जाएगा, जो बीजेपी के इलेक्शन फंडिंग में ज्यादा कंट्रीब्यूट करा पाएगा। तो क्योंकि पीएम मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर काफी लंबे समय से थे, तो उनके और गुजरात में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल ज़ोन्स वगैरह वो सब है, तो उनका कनेक्शन बहुत बड़ा था। टाटास के साथ, बिरलास के साथ, अंबानीज़, अडानीज़ हर किसी के साथ था, जितना लाल कृष्ण आडवाणी जी के साथ शायद नहीं था। तो पीएम मोदी बहुत बड़े-बड़े कॉर्पोरेट्स से लाने में, मतलब फंडिंग लाने में सक्षम हो गए, तो इसलिए उनको प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बना दिया गया। तो ये भी एक कारण है। तो देखिए आप कैसे कि मनी पॉलिटिक्स को ड्राइव करना है। ठीक है, लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना में पॉलिटिक्स जो है वो डिसाइड करेगा कि पैसा कहाँ जाएगा। यहाँ पर पैसा डिसाइड करता है कि पावर कहाँ जाएगा, किसके पास पावर रहेगा। ठीक है? ऐसा नहीं है कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो, ये कभी ऐसा कुछ कर दे कि अ, जो सारे बिज़नेस हाउस है वो सब खत्म हो जाए। ऐसा होना भी नहीं चाहिए। ठीक है? ऐसा होना भी नहीं चाहिए। देश के उन्नति के लिए कॉर्पोरेट्स, बिज़नेस हाउसेस ये सब रहना इम्पोर्टेंट है। ठीक है? तो और इनका फलना-फूलना और नए-नए बिज़नेसेस भी आना, नए-नए एंटरप्रेन्योर्स का एंट्री होना और उनके लिए बिज़नेस करने में सुगमता लाना, ये अच्छी बात है। काफ़ी बार ऐसा डिस्कशन होता है कि हम बस बिज़नेस के लिए, इंडिया बस बिज़नेसेस को बढ़ावा दे रहा है, इंडिया बाकी सेक्टर्स में नहीं देख रहा है। हो सकता है वहाँ पर देखना पड़ेगा सरकार को कि बाकी सेक्टर्स में देखें, लेकिन बिज़नेसेस को बढ़ावा देना या बिज़नेसेस के लिए पॉलिसीज़ को अच्छा करना, ये अच्छी बात है, ये खराब बात नहीं है। हाँ, लेकिन बाकी सेक्टर्स को भी देखना चाहिए, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, वहाँ पर ग्रोथ हो ही नहीं रहा है। रियल ग्रोथ की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो रियल ग्रोथ बहुत कम है। मैन्युफैक्चरिंग में बहुत काम करने की कोशिश कर रही है सरकार। देखते हैं, वो हम लोग बाद में देखेंगे। इकोनॉमी में, एग्रीकल्चर में, वो सब सेक्टर्स हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी हम आते हैं फिर से थोड़ा इस पर ज़्यादा डिस्कशन हो गया, लेकिन हम लोग फिर से आते हैं। इट लेड द फाउंडेशन फॉर द पार्लियामेंट्री सिस्टम एज़ इट इंट्रोड्यूस्ड द इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या होगा? Indians became more politically more politically uh, conscious conscious, which was more true for Muslims who were granted separate electorates who were granted separate electorates, which made them more more politically active, है ना? अब उनके पास पावर आ रहा है, तो वो लोग क्या है, वो लोग पॉलिटिकली एक्टिव बन जाएँगे। पहले उतना नहीं था, ठीक है? अभी तो क्या है, अभी तो कुछ सीट्स सेपरेट इलेक्टोरेट्स में जा रही है। तो यहाँ पर तो सारा काम जो है वो मुस्लिम्स ही करेंगे, मतलब यहाँ पर कैंडिडेट भी कौन होगा? मुस्लिम होगा, और वोटर भी कौन होंगे? मुस्लिम्स होंगे। तो यहाँ पर तो क्लियर कट उनको पॉलिटिकली एक्टिव होना ही पड़ेगा, है ना? उनको क्लियर कट अब पॉलिटिकली एक्टिव होना ही पड़ेगा। तो वो लोग अभी थोड़ा पॉलिटिक्स को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक है? ओके, नेक्स्ट, दिस एक्ट also led to the, ऐसा लिख देते हैं, दिस एक्ट also sparked a new wave of nationalism, ठीक है? A new wave of nationalism as
Indians became more politically conscious. ठीक है, तो इंडियंस क्योंकि ज्यादा पॉलिटिकली कॉन्शियस बन गए, तो उनमें नेशनलिज्म की भावना भी बढ़ेगी ना, तो उनमें नेशनलिज्म की भावना भी बढ़ेगी। अब वो ज्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे कि उनके लिए क्या बेहतर है, क्या अच्छा है, क्या खराब है ना? तो ये बात हुई। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6। अब 6 में आते हैं, तो क्या है? ओके, सो ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स प्रोवाइडेड फॉर अ न्यू avenue for Indians to express their grievances and concerns and criticize any unworthy executive decisions or policies and suggest improvements. ठीक है, ठीक है, ये मान लीजिए पार्लियामेंट है और यहाँ पर ये ट्रेजरी बेंच है और यहाँ पर ये आपका अपोजिशन बेंचेस है। ठीक है, तो अब क्या होगा? ओके, तो अभी मान लीजिए कि यहाँ पर बीजेपी है और यहाँ पर जो इंडिया अलायंस है, इंडी अलायंस, है ना? तो यहाँ पर बीजेपी नहीं, अभी एनडीए है यहाँ पर, तो एनडीए लिख लेते हैं। ठीक है, तो मेजॉरिटी इनके पास है, ये मान लीजिए लोकसभा है। ठीक है, मेजॉरिटी इनके पास है। ये लोग अगर कोई बिल लाते हैं, हम ऑर्डिनरी बिल मान लीजिए, ठीक है, हम लोग उसमें आएंगे। ठीक है, मान लीजिए ऑर्डिनरी बिल है, कोई भी ऑर्डिनरी बिल है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बिल नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नहीं है, ऑर्डिनरी बिल है। तो ऑर्डिनरी बिल ये जानते हैं कि ये लोग तो आराम से पास कर लेंगे, तो ये लोग कुछ बोले ना बोले तो इनसे इससे फायदा क्या होने वाला है? लोकसभा में ये लोग जो भी बिल लाएंगे ऑर्डिनरी बिल, वो तो पास हो ही जाएगा। तो देखिए, अगर ये लोग प्रोटेस्ट करेंगे, अगर ये लोग प्रोटेस्ट करेंगे कि इस बिल में ये खराबी है जो इफेक्टिव अपोजिशन को करना चाहिए, तो अगर कोई भी ये लोग बिल लाएंगे और ये उनका अपोज करेंगे ऑन वैलिड पॉइंट्स, ये अपोज कर रहे हैं, opposing the bill on some valid grounds, जो कि एक्चुअली में वैलिड है, वैलिड ग्राउंड्स। ठीक है, ओके, तो फिर क्या होगा कि जो सरकार है वो भी एक बार सोचेंगी, वो भी एक बार सोचेगी कि हाँ, शायद थोड़ा खराब होगा अगर हम लोग ये बिल लाए तो। ठीक है, ऐसा हो सकता है और मेन जो रीजन है वो है जनता, द वोटर्स, उनको भी एक सिग्नल जाएगा कि इन्होंने उस बिल का विरोध किया था। तो कल को अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ उस बिल के कारण, तो ये लोग सीधा बोल पाएंगे कि देखिए, हम लोगों ने तो कहा था कि ये बिल खराब है, हम लोग इस बिल के अगेंस्ट थे, तो जो भी नुकसान हुआ है वो सारी की सारी एनडीए या जो एग्जीक्यूटिव है उनकी गलती है, ऑपोजिशन की नहीं। तो इससे क्या होगा कि लोगों के बीच में एक पॉलिटिकल अवेयरनेस आएगा कि हाँ नहीं, यहाँ पर तो खराब हो रहा है, तो हम लोग दूसरी बार चेंज की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें अभी तो ऑप्शन है चेंज का। ठीक है, कि आप या तो इस पार्टी ए को दे सकते हैं या पार्टी बी को दे सकते हैं। तो मान लीजिए अभी भी दो दो बड़े ग्रुप है, तो उसी के बीच आपको डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन तब ऐसा नहीं था, तब तो हालत और भी खराब थी। अभी तो जनता के दबाव में या अपोजिशन के दबाव में और जो राज्यसभा है, वहां पर भी बिल कभी कभार अटक जाता है। तो उन सब के चलते हैं अभी जो मेजॉरिटी पार्टी जो पावर में होती है, वो फिर भी ध्यान से ही चलती है।
ठीक है, वो फिर भी ध्यान से चलती है, कोई ऐसा कुछ नहीं करती है जिससे जनता उनके खिलाफ हो जाए, क्योंकि पावर तो अभी पूरी जनता की वजह से ही है। तो वो लोग ऐसा बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं कर पाएँगे जिससे जनता उनके खिलाफ आ जाए, ठीक है? लेकिन तब तो हालत और भी खराब थी। तब तो आपको कोई ऑप्शन नहीं था, एग्ज़ीक्यूटिव आपको पता ही है कि ब्रिटिशर्स ही है, आप उनको चेंज भी नहीं कर सकते, ठीक है? और वो लोग और भी नहीं सुनते थे, वो लोग आपको इंफीरियर मानते थे, ठीक है? तो उनके बीच में जाके उनका विरोध करना, ये बहुत ही हीरोइक काम था, ठीक है? ऐसा नहीं है कि काउंसिल में बस आप अभी जैसा आप देखते हैं, तो वैसा नहीं है, बहुत हीरोइक काम था ये। खैर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अभी आते हैं, लेकिन धीरे-धीरे थोड़ा पावर मिल तो रहा है, थोड़ा-सा हम लोगों को पावर मिल रहा है, ठीक है? तो 1909 आते-आते पावर हम लोग को इंडियंस को मिलना थोड़ा बहुत स्टार्ट हुआ है। और जो एक बड़ा चीज़ हुआ है, वो क्या है कि इट अलाउड इट अलाउड इंडियंस टू बी पार्ट ऑफ वाइसरॉयज़ एंड गवर्नर्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है? तो धीरे-धीरे हम लोग को यहाँ पर भी एंट्री मिल रहा है, मेकिंग द काउंसिल्स मोर रिप्रेजेंटेटिव, या रिप्रेजेंटेटिव नहीं, वो गलत वर्ड होगा, इंक्लूसिव। रिप्रेजेंटेटिव तब होगा जब हम लोग उनको इलेक्ट करेंगे। इंक्लूसिव क्यों है? हाँ, इंडियन कम्युनिटीज़ को भी अलाउ किया है पहली बार। भले ही एक एक आध मेंबर को अलाउ करते थे लेकिन फिर भी अलाउ तो किया है, ठीक है? नेक्स्ट नेक्स्ट क्या होगा? ये हम लोगों ने प्रोविजंस में भी देखा था। दिस एक्ट दिस एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, ये ड्रॉबैक में भी हम लोग लिखेंगे, फॉर द फर्स्ट टाइम लीगलाइज्ड कम्युनल पॉलिटिक्स communal politics in India, communal politics in India, ठीक है, ठीक है, ओके, नेक्स्ट, दिस एक्ट also set the stage for a more inclusive, uh, sorry, for future, for future, future constitutional reforms, ठीक है, ठीक है, फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट, क्रिटिसिज्म्स। तो फर्स्ट क्रिटिसिज्म क्या होगा? rise of communal politics communal politics in India, because because of the introduction of separate electorates, ठीक है, ओके, नेक्स्ट, ब्रिटिशर्स ब्रिटिशर्स through the policy of policy of separate electorate made a deliberate attempt made a deliberate attempt to divide and rule. It also laid the foundation for future religious and political conflicts conflicts in India.
जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि इसको हम कह सकते हैं कि सीड टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, सीड टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट, पॉलिटिकल पावर। क्या सच में पॉलिटिकल पावर था? कुछ भी नहीं था, है ना। These or the reforms did not grant any significant powers to the elected members. ठीक है, to the elected members of the legislative councils. It was far, sorry, it was far from the demands of self government by put forward by गोखेल या गोपाल कृष्ण गोखेल। ठीक है, तो गोखेल जी ने क्या डिमांड पुट फॉरवर्ड किया था कि एक सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम, कॉलोनियल सेल्फ गवर्नमेंट, कि हम लोग ब्रिटिश सरकार को मानेंगे, ब्रिटिश किंग क्वीन को मानेंगे, लेकिन इंडिया में गवर्नेंस हमारे हाथ में दे दिया जाए, इंडिया को एडमिनिस्टर करने का पावर हमारे इंडियंस के हाथ में दे दिया जाए। क्या ये एक्ट उसके करीब भी था? नहीं था। कहीं पर कुछ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट प्रोवाइड किया गया था? ठीक है, इतना तक समझ में आया होगा। अब जहां पर इंडियंस को थोड़ा बहुत इंक्लूड किया गया था लेजिस्लेटिव काउंसिल में, वहां पर भी उनको पावर नहीं था। क्या बजट वो लोग लाते थे? नहीं, एग्जीक्यूटिव लाते थे, उसमें तो एक आध इंडियन को अलाउ किया गया था। क्या बजट को थोड़ा मॉडिफाई करने का, कुछ इम्प्रूवमेंट करने का अधिकार इंडियंस को था? नहीं था। बजट को एज अ होल वोट भी करने का अधिकार नहीं था। ठीक है, तो the legislative councils had very limited authority. ठीक है, had very limited authority in budgetary and legislative matters, and the British government retained ultimate control. ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं, यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव, वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव। ओके, सो द वाइसरॉय and the executive council जिसमें सभी ब्रिटिशर्स या एक आध इंडियंस को इंक्लूड किया गया अभी इस एक्ट के सही। ठीक है, नेक्स्ट, ये एक बड़ा फ्रेज है जो इस एक्ट के लिए यूज किया गया था। ठीक है, दिस एक्ट प्रूव्ड मोर ऑफ टोकनिज्म rather than genuine reform. ओके, सो ये क्या था? ज्यादा टोकनिज्म rather than genuine reform, as Molle Minto reforms were more concerned with appeasing the growing Indian uh, political demands
rather than making any significant changes or delegating power to the Indians. ठीक है? Okay, next. 6. This act emphasized more on communal issues and thus successfully diverted the attention from real issues such as poverty, illiteracy, and social inequalities. है ना? जैसा आज भी होता है कि कुछ छोटा मोटा मुद्दा उठा लो और जो असल मुद्दा है वो ढक जाता है। तो ये भी वही था कि कम्युनल पॉलिटिक्स में लोगों को उलझा दो तो लोग जो ओरिजिनल जो इशू है, जो रियल इश्यूज है, जैसे कि हमें सोसाइटी में पॉवर्टी को इरेडिकेट करना है, इलिटरेसी को खत्म करना है, सोशल इनइक्वालिटीज जो है उनको खत्म करना है, ये सब तो कोई बात ही नहीं हुआ इसमें। ठीक है, तो आप समझ ही पा रहे होंगे कि क्रिटिसिज्म क्या था। नेक्स्ट, तो इसके कंक्लूजन में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि द मॉर्ले मिंटो, अलग पेन से लिखते हैं मतलब अलग इंक से, द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स of 1909 provided no solution to the India's to नहीं होगा to India's political problem. Lord Morley clearly stated that colonial self-government was not appropriate for India and the aim of the government is not to establish a parliamentary or a responsible government in India. ठीक है, तो डायरेक्टली पार्लियामेंट्री रिफॉर्म में ये सरकार ने ही, जो लॉर्ड मॉर्ले है मतलब जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, इन्होंने खुद ही कह दिया कि हम लोग सेल्फ गवर्नमेंट देना, पार्लियामेंट्री या रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंडिया को देना इस एक्ट का मकसद नहीं था। हम लोग ये कतई नहीं सोच रहे थे कि इंडिया में हम लोग को पार्लियामेंट्री या कुछ सिस्टम बनाना भी है। मतलब कांग्रेस का जो डिमांड है वो बस वो एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दिए। ठीक है, तो गोखले जी का इंग्लैंड जाना, वहां पर मॉर्ले जी से बात करना, ये सब एक बस दिखावा, मतलब उनका सुनना वो बस एक दिखावा था। वो एक्चुअली सुन नहीं रहे थे, उनका प्लान तो पहले से ही रेडी था कि हम लोग नहीं देने वाले, आप लोग कुछ भी बोले कुछ भी करे, हम लोग नहीं देने वाले। ठीक है, तो ये इनका एटीट्यूड था। ठीक है, ये 1919 आते हैं तो थोड़ा बहुत चेंज होगा, वो हम लोग देखेंगे। तो यही आप देख रहे हैं ना कि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके इंडिया को पावर दिया जा रहा है, थोड़ा थोड़ा। अगर वर्ल्ड वॉर्स नहीं होते तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इंडिया को 1947 में आजादी नहीं मिली। ठीक है, वर्ल्ड वॉर की वजह से ही ब्रिटेन वीक हो गया, वो दूसरा कुछ झेल नहीं पाता, ये वो जानता है कि कोई अपने कॉलोनीज में रिवॉल्ट्स वगैरह वो झेल नहीं पाएंगे, आर्मी वो डिप्लॉय नहीं कर पाएंगे, तो और वो लोग इकोनॉमिकली बहुत वीक हो गए, बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली वीक हो गए, ये वो खुद जानते थे।
तो इसलिए वो सारे कॉलोनीज से एक-एक करके वो निकलना स्टार्ट हो गया, उनका निकलना स्टार्ट हो गया। आप देखेंगे कि 1947 ये वॉर खत्म 1945 में ये वॉर खत्म होने के बाद इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जो मतलब ये जो पूरा इंडिया है, अनडिवाइडेड इंडिया, ये कॉलोनी फिर बाकी अफ्रीकन कॉलोनीज़ धीरे-धीरे करते सब कॉलोनीज़ आज़ाद हो गई। तो वर्ल्ड वॉर्स जो था वो वर्ल्ड वॉर था नहीं। मैं उनको वर्ल्ड वॉर नहीं मानता। मैं उनको बस यूरोपियन वॉर मानता हूँ, जिसमें ज़ोर-ज़बरदस्ती उन्होंने अपने सारे कॉलोनीज़ के लोगों को लड़वाया। ठीक है ना? जैसे कि आज रशिया और यूक्रेन का वॉर हो रहा है। वहाँ पर सारे यूरोपियन जो भी देश है वो यूक्रेन को मदद कर रहे हैं, वगैरह-वगैरह। ये लोग चाहते हैं कि इंडिया भी यूक्रेन की मदद करे, रशिया। हम लोग क्यों पड़े उस वॉर में? ये भी एक वर्ल्ड वॉर बनाने की कोशिश में है। ये वर्ल्ड वॉर है नहीं। जो ये दिखाना चाहते हैं ना कि सारे देश रशिया को छोड़ दे, सारे देश यूक्रेन के साथ आ जाए, युद्ध में सपोर्ट करे यूक्रेन का। ये वर्ल्ड वॉर नहीं है, ये बस 2 देशों के बीच की लड़ाई है, जिसमें आप लोग कूद गए। ये यूरोप में लड़ाई है एक। हम उनसे कितना मील दूर, हम क्यों कूदे उस वॉर में? हमारा नेशनल इंटरेस्ट क्या है इस वॉर में? हमको क्या मिल जाएगा? हम लोग अपने सोल्जर्स गँवाए हैं वर्ल्ड वॉर 1 में, वर्ल्ड वॉर 2 में, हम लोगों को क्या मिला? ठीक है ना? तो ये वर्ल्ड वॉर है नहीं एक्चुअली, ये बस एक यूरोपियन वॉर था, जो पूरा यूरोप लड़ा है। हाँ, बस वर्ल्ड वॉर 2 में थोड़ा ज़्यादा हुआ क्योंकि जापान और अमेरिका वगैरह ये भी उलझ गए, चाइना उलझ गया, तो वर्ल्ड वॉर 2 को आप फिर भी कह सकते हैं। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 वो तो लगभग पूरा ही था, बस अमेरिका मतलब यूएसए थोड़ा आ गया था, तो इसलिए 2 कॉन्टिनेंट हो गए। लेकिन नहीं तो अगर आप प्रीडोमिनेंटली देखें तो वो यूरोपियन वॉर ही था। और जो न वर्ल्ड वॉर 2 था वो भी ज़्यादा तो यूरोपियन का ही था। बस फिर जापान आ गया और पर्ल हार्बर में बॉम्ब कर दिया, चाइना को अटैक कर दिया, तो वो सब एरियाज़ को ऑक्यूपाई करते रहे। तो उस वजह से आप कह सकते हैं हाँ, एशिया भी इन्वॉल्व हो गया, यूरोप भी इन्वॉल्व हो गया, अमेरिका तो था ही, यूएसए। तो फिर आप कह सकते हैं कि वो वर्ल्ड वॉर था। वो वर्ल्ड वॉर था क्योंकि इंडिया में भी जापानीज़ जो आर्मी है आईएनए के साथ वो उन्होंने अटैक किया था। तो यहाँ पर भी जो ब्रिटिश सोल्जर्स हैं, इंडियन सोल्जर्स हैं, उन्होंने लड़ाई की थी। तो ये फिर भी एक वाइड स्प्रेड था। वर्ल्ड वॉर 2 जो था, वो फिर भी वाइड स्प्रेड था। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 तो लगभग पूरा ही यूरोपियन वॉर ही था। जो भी हो, हमें इस समय नहीं पढ़ना अभी, हम बाद में डिस्कस करेंगे कभी वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह में। तो आप एक ड्रॉबैक बस छूट गया, वो हम लोग एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद एक ड्रॉबैक बस लिख लेंगे। देखिए, जो मुस्लिम लीडर्स हैं, वो हमेशा ये बात करते थे कि अ, जो ये सेपरेट इलेक्टोरेट है, इससे एंटायर जो कम्युनिटी है, उनको फ़ायदा मिलेगा, उनको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। लेकिन एक्चुअली ये बात नहीं थी। जो ये इनके जो लीडर्स थे मुस्लिम्स के, वो कोई अर्स्टवाइल नवाब दीवान वगैरह खानदान से बिलॉन्ग करते थे। वो मुस्लिम एलिट्स थे। वो मुस्लिम के एजुकेटेड और पैसे वाले क्लास में से बिलॉन्ग करते थे। जो ग्राउंड लेवल मुस्लिम्स था, वो कभी उस वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया। आज भी अगर आप देखेंगे जो पाकिस्तान है, वहाँ पर जो पावर सर्कल है, उसमें जो डोमिनेशन है वो सिर्फ़ एक एलीट वर्ग का है। आम वर्ग पिसती है वहाँ पर, ठीक है? तो ये बात तब भी थी। ये बात तब भी थी जो ये सर आगा खान वग़ैरह जो भी ये नवाब सलीमुल्लाह ये सब जो है, ये सब एलीट क्लास है, ठीक है? एंटायर कम्युनिटी को कभी रिप्रेजेंटेशन मिला ही नहीं, ठीक है? सब पैसे वाले एजुकेटेड एलीट्स से बिलॉन्ग करते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना भी बहुत बड़े एलीट थे। वो कोई नॉर्मल मुस्लिम नहीं थे। वो तो मुस्लिम रीति-रिवाज को करते भी नहीं थे, ठीक है? तो आते हैं फिर Muslim leaders, though talked of representing representing the entire Muslim community, entire Muslim community, but in practice they represented and appeased only a section of small section of British नहीं, Muslim elites of Muslim elites. ये था सही चीज। ओके, नेक्स्ट एक और ड्रॉबैक लिख लेते हैं। द इनडायरेक्ट
elections was a very complex and ineffective process. Thus, it introduced it introduced parliamentary forms, but without any accountability, without any accountability, leading to irresponsible government, irresponsible government, and ineffective check on irresponsible and ineffective check. ये गवर्नमेंट यहाँ से हटा देते हैं. Irresponsible and ineffective check on the government and its policies. ठीक है, अकाउंटेबिलिटी थी कहाँ? ठीक है, एक तो पार्लियामेंट्री सिस्टम नया नया कुछ एक चीज आया था कंसेप्ट इंडिया में, ब्रिटिशर्स लाए थे, उसमें भी उन्होंने डायरेक्ट इलेक्शन नहीं रखा था, बहुत ही कॉम्प्लेक्स इनडायरेक्ट इलेक्शन रखा था, जहाँ पर लोकल बॉडीज को कुछ लोगों को चूज करेगी, उनका जो भी क्राइटेरिया है वो मैच करेगा, उनको इलेक्टोरल कॉलेज में लाएगी, वो जो है वो वोट करेंगे फिर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स में, और वहाँ के मेंबर्स फिर सेंट्रल में. ठीक है, तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स था, कोई कनेक्शन नहीं है आम जो एकदम वोटर है और जो लोग चूज होके आते हैं, उनमें कोई कनेक्शन नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है. ठीक है, जैसे कि कुछ सीट जमींदारों के लिए रिजर्व है, तो वो लोग अपना राग अलापेंगे, कुछ लोग कैपिटलिस्ट के लिए, कुछ सीट कैपिटलिस्ट के लिए रिजर्व है, वो लोग अपना राग अलापेंगे. तो ये सभी चीज थी. तो आम लोगों के लिए कौन बात करेगा? ब्रिटिशर्स करने नहीं वाले, जो ऑफिशियल मेंबर्स है वो करने नहीं वाले, नॉन ऑफिशियल में भी तो ज्यादातर सब यही सब है. जो मुस्लिम्स है वो भी बहुत फेवर करते थे ब्रिटिशर्स को, मतलब जो स्पेशली जो मुस्लिम लीडर्स जो यहाँ से आए थे, मुस्लिम लीग वगैरह से, ये बहुत ज्यादा फेवर करते थे ब्रिटिशर्स को. तो फिर कैसे होगा? ठीक है ना? तो प्रॉब्लम थी, यही प्रॉब्लम थी. ओके, तो इसी के साथ हमारा 1909 एक्ट फिनिश होता है, खत्म होता है. 1909 कंप्लीटली फिनिश्ड. ठीक है, अब देखिए आप लोगों का जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम है, सिर्फ आधे घंटे का मैं देख रहा हूँ एवरेज व्यूइंग वगैरह, आधे घंटे से भी थोड़ा कम. तो इसका दो मतलब होता है, या तो आपका अटेंशन स्पैन बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, या फिर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा नहीं लग रहा है, खराब लग रहा है, जो भी है. अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, कोई भी डाउट हो रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, खराब लग रहा है, आप कमेंट में बोल दीजिए. ठीक है, कि आपको ये खराब लग रहा है, आपको ये परेशानी है, आपको ये दिक्कत है. ठीक है, तो मैं वो फिर रेक्टिफाई करने की पूरी कोशिश करूँगा. ठीक है, मैं ज़रूर रेक्टिफाई करूँगा. ओके. लेकिन आप लोग लिखते नहीं है कमेंट्स में, तो मैं कैसे समझूंगा कि मुझे कहाँ पर इम्प्रूव करना है. हाँ, और जो भी नए सब्सक्राइबर्स हैं उनको धन्यवाद मुझ पर भरोसा करने के लिए. आशा करता हूँ कि आप लोग पूरा देखें, ठीक है ना, तभी इस फ्री फाउंडेशन कोर्स इनिशिएटिव का आप ठीक से यूटिलाइज कर पाएंगे. मैं चाहता हूँ कि आपके लाखों रुपए बच जाए. हाँ, बस आप टेस्ट सीरीज कहीं पर ज्वाइन कर लीजिए और लाखों रुपए आपके बच जाएंगे. ठीक है ना, बहुत ज़्यादा कॉस्ट है. आप अगर ऑनलाइन कोर्स में, जो मैं इंट्रोडक्शन वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो मैं वो फिर बताने नहीं वाला हूँ. मैं जिस सोच से ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया हूँ, ये मैंने बहुत देखा है ये सब चीज़ें, तो इसके लिए मैंने स्टार्ट किया है. और ताकि हर कोई जो भी चाहे वो प्रिपरेशन कर सके. और मेरा तो इच्छा आगे और भी बहुत ज़्यादा है आप लोगों के लिए करना, लेकिन वहाँ तक देखते हैं बाद में क्या होता है. जैसे कि मैं चाहता हूँ कि यूपीएससी प्रिपरेशन किसी के लिए भी बर्डन ना रहे. ठीक है, तो एक इनिशिएटिव और लॉन्च करने की मैं सोच रहा था. अभी नहीं, शायद 1-2 साल बाद होगा. कि जो लोग भी आएँगे अ, यहाँ से पढ़ाई करने के लिए, उनके लिए अगर उनका यूपीएससी क्रैक नहीं हुआ तो एक अल्टरनेटिव एक करियर मैं इसके साथ डेवलप करा दूँ. ताकि अगर ये नहीं तो एक बैकअप प्लान. ठीक है, मान लीजिए 1-2 साल उनका नहीं हो रहा है, तो एक बैकअप के लिए तैयारी. जैसे कि मान लीजिए कि
गवर्नमेंट बाकी गवर्नमेंट जैसे बैंकिंग वगैरह यहाँ पर भी सीसैट है, तो आपको करना ही है तो आप थोड़ा और वहाँ पर करके बैंकिंग वगैरह में भी बैठ सकते हैं, एसएससी में बैठ सकते हैं। या कोई अल्टरनेट जॉब जैसे कि कोडिंग वगैरह या ग्राफिक डिज़ाइनिंग या वीडियोग्राफ़ी आजकल ये सब भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं वो करूँ कि आप अगर मेरे पास पढ़ने आए, तो मैं पैरेलली वो भी चीज़ें आपको ऑफ़र करूँ। ठीक है? तो और सर्टिफ़ाइड कोर्सेज़ कराऊँ ताकि आपको सीधा जॉब मिल जाए। ठीक है? तो ये सब मेरा थोड़ा बहुत प्लानिंग है। लेकिन अभी तो पॉसिबल नहीं होगा ये सब करने का। बाद में फिर देखा जाएगा, ठीक है? लेकिन अभी आप फ़ोकस कीजिए, अच्छे से अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो फ़ायदा नहीं है ना इसके प्रिपरेशन का। हाँ, प्रिपरेशन का फ़ायदा ये है कि आप बस नॉलेज गेन करेंगे, लेकिन आपको फ़ोकस होके पढ़ाई करनी पड़ेगी ना, तभी तो बन पाएँगे कुछ। आप अगर आधा घंटा भी नहीं दे पा रहे मतलब आधा घंटा भी आपका अटेंशन स्पैन नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर इस फ्री इनिशिएटिव कोर्स का फ़ायदा नहीं होगा उतना, ठीक है? मैं 1 घंटा, डेढ़ घंटे का लेक्चर लेके मैं करूँगा क्या? आप लोग अगर आधे घंटे ही देखेंगे तो, ठीक है? तो मैं अभी आधे घंटे का ही लेक्चर लूँगा। और कुछ दिनों बाद अगर आपका अटेंशन स्पैन में देखा कि इंक्रीज़ हो रहा है, फिर मैं थोड़ा-थोड़ा करके बढ़ाऊँगा 40-45 मिनट, फिर 1 घंटा। 1 घंटा तक तो आपका अटेंशन स्पैन आना ही चाहिए, ठीक है? फिर डेढ़ घंटा क्योंकि बड़ा लेक्चर अगर मैं नहीं लूँगा तो मैं उस टाइम पे खत्म करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना? टाइम पे खत्म करना फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए आपके लिए भी अच्छा है कि आप अपना अटेंशन स्पैन को थोड़ा-थोड़ा करके इंक्रीज़ करते रहिए। 1 महीने में इतना काम आप लोग कर लीजिए और इस वीडियो लेक्चर्स का अच्छे से नोट्स बनाइए। सोते-सोते मत सुनिए इस लेक्चर को। मेरे साथ पढ़-पढ़ कर, बोल-बोल कर लिखिए ताकि आपका इसी के साथ रिवीज़न हो। पूरा फ़ोकस होना चाहिए जब आप ये वीडियो देखेंगे। ठीक है? तभी वो टाइम आपका यूटिलाइज़ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं बस वीडियो देख रहा हूँ और ये सब चीज़ें मैं बाद में पढ़ूँगा। नहीं, वीडियो के साथ ही आपका जो पहला पढ़ाई है, जो पहला मान लीजिए वो बोलते हैं ना कि हमने 5 बार, 6 बार पढ़ा है, तो वीडियो देखने के साथ ही आपका 1 बार पढ़ाई खत्म हो रहा है। ये मान के आप चलिए। फिर जैसे ही वीडियो खत्म हुआ, वो चीज़ आप फिर से एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर 1-2 दिन बाद फिर से पढ़ लीजिएगा। फिर 1 हफ्ते, फिर 1 महीने बाद आप पढ़िएगा। फिर 3 महीने और 6 महीने बाद रिवाइज़ करते रहिएगा। ठीक है? ऐसे करके आप कीजिए और जो भी आप पढ़ रहे हैं, जिस दिन भी पढ़ रहे हैं, वो थोड़ा लिखिए, उसको एज़ इट इज़ मतलब जो भी आप लिख पा रहे हैं, वो लिखिए। जैसे मान लीजिए रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा है तो जो भी आपको याद आ रहा है, देखो आपने पढ़ लिया वीडियो से, एक बार अपने खुद वीडियो खत्म होने के बाद एक बार फिर से अपने आप पढ़ लिए और उसके बाद वो फिर लिखिए। कोई क्वेश्चन वगैरह कुछ की ज़रूरत नहीं है, उसी को लिखिए। उसी को लिखिए और स्पीड में लिखिए। मान लीजिए आप पूरा बैकग्राउंड, प्रोविज़न, सिग्निफिकेंस सब कुछ आप लिखेंगे, बस आपके पास 10 मिनट है। ठीक है? 10 मिनट में आपको 2-3 पेज लिखना है। तो इसका प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? क्वेश्चन्स की ज़रूरत नहीं है अभी। अभी जो पढ़ाई हो रहा है, वही बस लिखते रहिए, ठीक है? जो एकदम नए हैं, मैं उनके लिए स्पेशली बोल रहा हूँ कि अभी बस वही करते रहिए। फिर जैसे-जैसे थोड़ा कोर्स आगे बढ़ जाएगा, आप क्वेश्चन्स भी आता रहेगा, क्वेश्चन्स मैं ही करा दूँगा पूरा। तो ये सब जो मेरा जो पूरा इनिशिएटिव है, उसको अगर ठीक से करना है, तो आप लोगों को अटेंशन स्पैन बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना? तो इतना कम अटेंशन स्पैन में कुछ भी होने नहीं वाला है, फिर तो बस वही थियरी पार्ट ही करा-करा के मुझे जाना पड़ेगा, ठीक है? तो आशा करता हूँ कि धीरे-धीरे ये सब कुछ हो जाएगा ठीक से और उसी से सिलेबस जल्दी खत्म हो पाएगा, नहीं तो सिलेबस का प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना रखते हैं और अगले दिन फिर हम लोग 1919 का पूरा देखेंगे, ठीक है? तो शायद 30 से 40 मिनट लग जाएँगे, तो उतना तक प्लीज़ देख लीजिए, ओके? और साथ दीजिए, ठीक है? साथ में रहिए और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताते रहिए। आज के लिए इतना ही।